एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं भारतीय राजनीतिक परंपरा यानी कि प्राचीन परंपरा, धर्मशास्त्र, राजधर्म, नैतिकता और मत्स्य न्याय। अब इसमें देखिए हमने कौन कौन से टॉपिक ऐड किए हैं और हमको कैसे सीक्वेंस में पढ़ना है उसको मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे भारतीय राजनीतिक परंपरा का परिचय। देखिए यहाँ से प्राचीन जो है मिस टाइप हो गया है, तो आप उसको लिख लीजिएगा क्योंकि आपके सिलेबस में दिया है प्राचीन। सेकेंड है भारतीय राजनीति में धर्म, यानी कि भारतीय राजनीति में धर्म की क्या भूमिका रही है। थर्ड है धर्मशास्त्र, राजधर्म, एक शासक का कर्तव्य। फोर्थ हम पढ़ेंगे भारतीय राजनीति में नैतिकता। फिफ्थ हम पढ़ेंगे हम मत्स्य न्याय, मछली का सिद्धांत। और सिक्स हम पढ़ेंगे राजधर्म बनाम मत्स्य न्याय, यानी कि राजधर्म क्या था और मत्स्य न्याय क्या रहा है। और एंड में हम पढ़ेंगे आधुनिक शासन पर भारतीय राजनीतिक विचार का प्रभाव। तो एंड तक बने रहिएगा क्योंकि ये आपकी फर्स्ट सिलेबस का फर्स्ट यूनिट है और इसमें मैंने सब कुछ कवर किया है जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं। फर्स्ट में देखिए स्टार्टिंग में बताया भारतीय राजनीतिक परंपरा का परिचय, यानी कि प्राचीन परंपरा का परिचय। देखिए ये जो एक परंपरा है ना, ये अपने आप में बहुत बड़ी परंपरा है और ये बहुयामी परंपरा है। इसमें क्या होता है कि धर्म, नैतिकता और सामाजिक वैल्यू यानी कि सोशल वैल्यू यानी कि सामाजिक मूल्य, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसकी जो विशेषताएं हैं, सबसे पहली जो विशेषता है ये धर्म और नैतिकता। क्या है ये? धर्म और नैतिकता। इस जो ये भारतीय प्राचीन राजनीतिक परंपरा है, इसमें धर्म और नैतिकता को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। इसमें क्या होता था, कोई भी राजा है वो किसी भी रिलीजन से है, फॉर एग्जाम्पल हिंदू रिलीजन से है, तो वो क्या करेगा, अपने सारे रूल रेगुलेशन जो बनाएगा वो अपने धर्म के अकॉर्डिंग बनाएगा, उसी धर्म के अकॉर्डिंग वो अपना शासन करेगा वहाँ पर। क्या समझ आया कि प्राचीन परंपरा में क्या था, राजा कैसा था, राजा को अपने धर्म के अनुसार काम करना था। ठीक, अब देखिए मनुस्मृति, अर्थशास्त्र, महाभारत, इन ग्रंथों में भी राजा को कैसा माना गया है कि वो धर्म का पालन करने वाला हो, न्याय करने वाला हो, नैतिकता का पालन करने वाला हो। ठीक, अब चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा राजतंत्र और गणतंत्र का संतुलन, यानी कि रिपब्लिक, मोनार्की प्लस रिपब्लिक। इनका क्या था, इनका एक संतुलन बना हुआ था। अब संतुलन कैसे बना था, देखिए दोनों का सहअस्तित्व था। प्राचीन जो राजनीतिक व्यवस्था थी उसमें राजतंत्र भी था और गणतंत्र भी था। राजतंत्र क्या होता था, राजतंत्र में लोग क्या मानते थे, राजतंत्र को इंग्लिश में बोलते हैं मोनार्की, कि जो राजा है ना वो ईश्वर का प्रतिनिधि है। यानी कि जिस स्टेट में कोई राजा है तो उसको क्या मानते थे कि ये ईश्वर का भेजा हुआ एक प्रतिनिधि है और इसका मुख्य कार्य न्याय और सुरक्षा करना है। यानी कि सभी लोगों को क्या था, राजा की बात माननी थी और वो उसको मानते थे कि ये ईश्वर का भेजा हुआ एक प्रतिनिधि है, राजा जैसा बोलेगा हम वैसे ही करेंगे। ठीक, अब इसके ऑपोजिट आता है गणतंत्र। अब महाजनपद काल में कई राज्यों में क्या थी, गणतांत्रिक व्यवस्था देखी गई थी, जैसे बज्जी संघ। इसमें क्या होता था, यहाँ पर सब निर्णय कैसे लिए जाते थे, सामूहिक रूप से। अब दोनों में फर्क क्या है, देखिए राजतंत्र में सिर्फ एक व्यक्ति का शासन था, ओनली किसका, एक व्यक्ति शासन करता था। एक सेकेंड, इसमें कोई ओनली एक व्यक्ति शासन करता था जो कि राजा था, सबको उसकी क्या बात थी, सबको उसकी बात माननी थी। गणतंत्र में क्या था, सभी का शासन था, यानी यहाँ पर क्या थी, पूरे मतलब जैसे आपने लोकतंत्र पढ़ा होगा, पीपल, यानी कि यहाँ जो जनता थी, जनता भी सहभाग उसमें भाग लेती थी। तो यहाँ पर सामूहिक रूप से निर्णय लिए जाते थे, राजतंत्र में केवल राजा के निर्णय माने जाते थे। क्लियर। अब हम पढ़ते हैं थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, शास्त्रीय ग्रंथों पर आधारित शासन। अब ये शास्त्रीय ग्रंथ कौन कौन से थे, देखिए ये थे अर्थशास्त्र जो कि कौटिल्य का था, कौटिल्य का ये चाणक्य नाम भी कौटिल्य का ही है, इसको याद रखिएगा। ये कैसा था, ये राजनीति, अर्थव्यवस्था और प्रशासन का विस्तृत मार्गदर्शन करता है। अगर आप कौटिल्य का अर्थशास्त्र पढ़ेंगे तो ये राजनीति की बात करता है, अर्थव्यवस्था की बात करता है और जो प्रशासन की बात करता है। ठीक, ये किस टाइम का है, प्राचीन परंपरा का, प्राचीन राजनीतिक मतलब राजनीति से आधारित है ये। सेकंड पॉइंट है हमारा मनुस्मृति। मनुस्मृति किसने लिखी है, मनु के द्वारा लिखी गई है। इसमें भी क्या था, धर्म और सामाजिक व्यवस्था पर ये ग्रंथ जो था केंद्रित था। ठीक, और ये भी क्या करता था, राजा के कर्तव्यों को परिभाषित करता था कि राजा के कर्तव्य कैसे होंगे। अब आपने दो ग्रंथ देखे, एक अर्थशास्त्र, एक मनुस्मृति। ठीक, अब चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा न्याय और दंड नीति। देखिए न्याय को शासन का मुख्य उद्देश्य माना गया है, क्योंकि कोई भी राजा है और अगर वो अपनी प्रजा के साथ न्याय नहीं कर रहा है तो वो कैसा शासन है, अराजकता का शासन है वहाँ पर। तो न्याय क्या है, एक मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वहाँ जितने भी लोग हैं उन्हें क्या मिलना चाहिए, मतलब न्याय मिलना चाहिए। राजा को धर्मराज भी कहा गया क्योंकि वो सब कुछ धर्म के अकॉर्डिंग करता था। प्राचीन काल में क्या करता था राजा, अपने जो भी फैसले लेता था अपने धर्म के अकॉर्डिंग अपने रूल रेगुलेशन बनाता था, इसलिए उसे क्या कहा गया था, धर्मराज। ठीक, प्रजा की भलाई और उनके अधिकारों की रक्षा करता था जब वहाँ पर जो भी प्रजा होती थी। लेकिन इसी के साथ वहाँ पर क्या, दंड नीति भी थी। अगर कोई गलत काम करता है तो उसके लिए सजा का प्रावधान भी था। और ये कहाँ किया गया है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किया गया है। अगर कौटिल्य ने एक सप्तांग सिद्धांत दिया है, अगर इसमें मैं इतना डीप से नहीं पढ़ा पाऊंगी, आपके आगे वाली क्लास में मैं आपको कवर कराऊंगी सप्तांग थ्योरी, यानी कि सप्तांग सिद्धांत। ये किसने दिया है, ये कौटिल्य ने दिया है और इसमें दंड की व्यवस्था की गई है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सामाजिक संगठन और वर्ग व्यवस्था।
सामाजिक संगठन और वर्ग व्यवस्था। ये जो सामाजिक संगठन थे ये किससे जुड़े थे? ये राजनीतिक संरचना को सामाजिक व्यवस्था से जोड़ा गया था इसको, क्योंकि जो राजनीति होती है वो समाज से जुड़ी होती है और जो समाज जो होता है वो राजनीति से जुड़ा होता है। अब वर्ण व्यवस्था में क्या था? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसके आधार पर ये क्या थे? सामाजिक और राजनीतिक भूमिकाओं का निर्धारण करते थे। अब इसमें ब्राह्मण क्या थे? सबसे एक वो बना लेते हैं, देखिए एक सेकेंड, ये क्या है? ये एक लाइन है, तो यहाँ टॉप पर कौन होते थे? ब्राह्मण, उसके नीचे होते थे क्षत्रिय, उसके नीचे होते थे वैश्य, उसके नीचे होते थे शूद्र। तो इस तरीके से इन्होंने एक हायरार्की बना रखी थी और इसी के अकॉर्डिंग ये वहाँ के रोल प्ले करते थे। ब्राह्मण मतलब टॉपर माने जाते थे और शूद्र जो हैं सबसे निम्न क्लास के, मतलब लोअर क्लास के माने जाते थे। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पर्यावरण और लोक कल्याण का ध्यान। यहाँ पर जो था राजा जो था अपनी प्रकृति और प्रजा के प्रति उत्तरदायी तो था, लेकिन वो लोक कल्याण का भी ध्यान रखता था। लोगों को ध्यान में रखकर वहाँ की नीतियाँ बनाता था कि कौन सी नीति वहाँ सही रहेगी। तो इस तरीके से वो क्या अपनी प्रकृति यानी कि पर्यावरण का ख्याल भी रखता था और लोक कल्याण का ख्याल भी रखता था। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा राजा को सीमित शक्ति। राजा को देखिए सर्वोच्च तो माना गया था, वहाँ पे सब कुछ राजा है, लेकिन उसकी शक्ति को धर्मशास्त्र, मंत्रिपरिषद और विद्वानों द्वारा कंट्रोल में किया गया था कि कहीं ऐसा नहीं हो राजा एक इस तरीके से प्रजा का सिर्फ कल्याण की बात करें, प्रजा को वहाँ दुख ना पहुँचाए और ऐसे रूल बनाए जो कि प्रजा की भलाई के लिए हो, ना कि उसके स्वतंत्रता का हनन करने के लिए हो। ठीक, इसलिए उसकी जो भी पावर थी उनको कंट्रोल किया गया था, किसके द्वारा? धर्मशास्त्र, मंत्रिपरिषद और विद्वानों के द्वारा। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा युद्ध और कूटनीति। देखिए जो भारत की प्राचीन राजनीतिक परंपरा थी उसमें युद्ध और कूटनीति का भी उल्लेख किया गया है। अर्थशास्त्र किसने लिखा? बार बार मैं आपको बताती हूँ, अर्थशास्त्र कौटिल्य ने लिखा। उसमें इन्होंने राज्य का विस्तार बताया है, राज्य कैसा होना चाहिए, कितना बड़ा होना चाहिए, सेना के बारे में बताया है, सैन्य रणनीतियाँ कैसी होनी चाहिए, पड़ोसी राज्यों के साथ कैसे संबंध होने चाहिए, इसलिए इन्होंने मंडल सिद्धांत दिया है। अगर आपको ये सप्तांग सिद्धांत और मंडल सिद्धांत कौटिल्य का चाहिए, मैं बार बार आपको बता रही हूँ कि ये सप्तांग सिद्धांत जो आपको ऊपर बताया मैंने और एक ये मंडल सिद्धांत ये कौटिल्य ने दिया है, तो आप कमेंट करिएगा, मैं जरूर इसकी वीडियो एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी, एक सप्तांग सिद्धांत और मंडल सिद्धांत। तो इसमें क्या बताया गया है? पड़ोसी राज्यों के साथ संबंध की नीति बताई गई है। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि कौटिल्य ने अपने पड़ोसी राज्यों के साथ संबंध की नीति कहाँ पर बताई है, वहाँ पर आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे, तो वहाँ पर अगर मंडल सिद्धांत है तो मंडल सिद्धांत में बताई गई है। इस तरीके से आप ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट है हमारा महिला अधिकार और उनकी भूमिका। यहाँ पर क्या था? महिलाओं को एक डायरेक्ट तो राजनीतिक भूमिका नहीं दी गई थी, यानी कि प्रत्यक्ष रोल तो उन्हें नहीं दिया गया था, लेकिन ऐतिहासिक रूप से कुछ महिलाओं ने महत्वपूर्ण राजनीतिक निर्णय जैसे कि गांधारी, द्रौपदी, बाद में कुछ गुप्तकालीन रानियां भी रही हैं, तो इसको ध्यान में रखिएगा। डायरेक्टली तो पॉलिटिक्स में वहाँ पर महिलाएं नहीं थीं, लेकिन कुछ निर्णय लेने के लिए जैसे गांधारी, द्रौपदी, मैंने यहाँ पर नाम ऐड किए हैं और कुछ गुप्तकालीन की रानियां, इनको याद रखिएगा। अब इसका निष्कर्ष क्या निकलता है? देखिए जो भी भारतीय प्राचीन राजनीतिक परंपरा है उसमें धर्म का रोल बहुत है इंपॉर्टेंट है, नैतिकता बहुत इंपॉर्टेंट है और वेलफेयर यानी कि सामूहिक कल्याण पर काम किया गया। ये केवल शक्ति और अधिकार पर ही नहीं बल्कि प्रजा की भलाई, न्याय और पर्यावरण संरक्षण भी केंद्रित थी। ठीक, अगर आप इसके नोट्स बनाने चाहते हैं, ये फर्स्ट पॉइंट जैसे मैंने आपको बताया, फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या था? भारतीय प्राचीन राजनीतिक परंपरा। यहाँ पर प्राचीन मिसिंग है लेकिन आप लोग नोट्स में लिख लीजिएगा। तो इसमें हमने कौन कौन से पॉइंट पढ़े? सबसे पहले हमने पढ़ा धर्म और नैतिकता का महत्व, सेकंड हमने पढ़ा राजतंत्र और गणतंत्र का संतुलन, थर्ड हमने पढ़ा शास्त्रीय ग्रंथों पर आधारित शासन, फोर्थ हमने पढ़ा न्याय और दंड नीति, फिफ्थ हमने पढ़ा सामाजिक संगठन और वर्ग व्यवस्था, सिक्स हमने पढ़ा पर्यावरण और लोक कल्याण का ध्यान, सेवेंथ हमने पढ़ा राजा की सीमित शक्ति, एट हमने पढ़ा युद्ध और कूटनीति, नाइन हमने पढ़ा महिला अधिकार और उनकी भूमिका, एंड में हमने पढ़ा इसका निष्कर्ष। आई होप आपको फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ होगा। अब हम चलते हैं अपने सेकंड पॉइंट की तरफ। सेकंड पॉइंट क्या है हमारा? राजनीति में धर्म की भूमिका। उस टाइम राजनीति में धर्म की क्या भूमिका थी? देखिए अगर आप करंट सिचुएशन देखें तो सबसे ज़्यादा राजनीति में इस टाइम क्या रोल प्ले करता है? धर्म सबसे ज़्यादा रोल प्ले करता है। आधे से ज़्यादा दंगे जो होते हैं राजनीति में वो धर्म की वजह से होते हैं। तो प्राचीन टाइम में भी ऐसा था, धर्म जो है बहुत गहराई से जुड़ा हुआ था। अक्सर धार्मिक और नैतिक सिद्धांतों से ली गई है, राजनीतिक जो वैधता है वो कहाँ से ली गई है? धर्म से या नैतिक सिद्धांतों से ली गई है। अब उस टाइम पर लोग क्या मानते थे? ईश्वरीय इच्छा और नैतिक कानून की मंजूरी से शासन करते थे, यानी कि जो ईश्वर की इच्छा हो, राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि मानते थे या फिर धार्मिक ग्रंथों को मानते थे। ठीक, अब देखिए इसमें क्या होती है, धर्म क्या था? धर्म क्या रोल प्ले करता है राजनीति में? नैतिक जिम्मेदारी को दिखाता है, धार्मिक कर्तव्य दोनों को दिखाता है कि धर्म के प्रति आपके क्या कर्तव्य हैं और आपकी नैतिकता में आप कैसा रोल प्ले करते हैं, आपकी क्या जिम्मेदारी है। ठीक, अब इसमें देखते हैं जो समाज में स्थिरता है। समाज में आपने देखा होगा आजकल कितनी स्थिरता है, वैसी प्राचीन काल में भी थी। उसको मतलब सही करने के लिए राजाओं ने इसका सहारा लिया। सेकंड पॉइंट है इस अहिंसा। इस सिद्धांत ने भी क्या किया? जैसे जैन धर्म, बौद्ध धर्म, अशोक,
इन शासकों को प्रभावित किया और नैतिक शासन के पक्ष में विजय को त्याग दिया। तो आप ये 2 पॉइंट ध्यान रखिएगा, धर्म और अहिंसा। अब देखते हैं इनके मेन पॉइंट क्या है, मेन फंक्शन। जैसे भगवद गीता है, इस भगवद गीता में क्या है, धार्मिक कार्य कर्म योग, ये एक मैनुअल है जिस पर शासकों को व्यक्तिगत लाभ के लिए लगाव के बिना, यानी कि अपना पर्सनल लाभ ना होकर के अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए सबक दिए गए हैं। भगवद गीता में क्या कहा गया है कि अगर कोई राजा है तो वो राजा क्या करेगा, अपना व्यक्तिगत लाभ ना सोचकर सबके अपने कर्तव्य पर ध्यान देगा और सबके काम के लिए सबके हित को ध्यान में रखते हुए काम करेगा। ठीक, अब सेकंड पॉइंट है, देखिए फर्स्ट तो याद रखिएगा भगवद गीता, अब सेकंड हम डिस्कस करेंगे कुरान। अब कुरान क्या कहता है, इस्लामी राजनीतिक दर्शन ने क्या बोला है कि न्याय, कल्याण और कमजोरों की सुरक्षा पर जोर दिया, जिसने मुगल काल के दौरान शासन को बहुत प्रभावित किया। सिंपल सा पॉइंट है, भगवद गीता में भी यही बोला कि राजा को अपने लाभ के लिए काम नहीं करना है, लोगों के हित के लिए काम करना है, अपने कर्तव्यों को देखना है। कुरान में भी यही बात बोली गई। थर्ड पॉइंट है हमारा रामायण। रामायण क्या है, ये भगवान राम के चरित्र के माध्यम से एक आदर्श मॉडल प्रदान करता है, ये भी एक धर्म का उदाहरण है। आप तीनों पॉइंट याद रखिएगा सिंपल से, कि भगवद गीता में भी यही बात की गई है, कुरान में भी और रामायण में भी। यहाँ पर एक व्यक्तिगत लाभ की बात ना होकर कर एक सामूहिक बात की गई है। फॉर एग्जाम्पल, ये राजा है और ये प्रजा है, तो अब अगर राजा लालची होगा तो वो सिर्फ अपने व्यक्तिगत लाभ की बात करेगा, लेकिन राजा को ऐसा नहीं करना है। राजा को क्या करना है, पूरी प्रजा का ख्याल रखना है, इसके कल्याण के लिए काम करने हैं। ठीक, अब देखिए शासकों पर भी कुछ प्रभाव पड़े, वहाँ के जो शासक थे, जैसे अकबर हैं। अकबर ने क्या किया, धार्मिक सहिष्णुता की नीति दीन इलाही चलाया। ये सब एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर डाल दिए हैं, इसको आप रीड कर लीजिएगा, नोट में अपने डाउन कर ली नोट में मतलब अपने लिख लीजिएगा। अब हम थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं, धर्मशास्त्र। धर्मशास्त्र क्या है, इसका संबंध किस चीज़ से है, देखिए संस्कृत भाषा से है। इसका क्या तात्पर्य है, ऐसा शास्त्र या विज्ञान जिसमें मानव के उचित आचरण के नियम दिए हों। ठीक, ये किस चीज़ से लिया गया है, ये संस्कृत भाषा के धीर धातु से बना है, जिसका तात्पर्य है धारण करना। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है, अब इसमें क्या होता है, मानव के सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, नैतिक, इन सबके नियम बताए गए हैं। इन नियमों का वर्णन धर्मशास्त्र में आप देख सकते हैं कि धर्मशास्त्र जो है संस्कृत भाषा का है। ये ऐसा शास्त्र या विज्ञान है जिसमें मानव के जितने भी आचरण के नियम है, यानी वो कैसा रूल फॉलो करता है, वो सब कुछ दिया है। सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, नैतिक सब कुछ इसमें दे रखा है। अब ये किसने लिखा है, एक विद्वान द्वारा तो ये लिखा नहीं गया है, बल्कि एक हिंदू परंपरा के, एक सेकेंड, ये हिंदू परंपरा से जो संबंधित ग्रंथ हैं उनका ये प्रतीक माना जाता है। इसमें देखिए वेद भी आते हैं, उपवेद आते हैं, आरण्यक आते हैं, उपनिषद आते हैं, पुराण आते हैं, महाकाव्य आते हैं, स्मृतियाँ आती हैं। ये इन सबको आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि जब आप आंसर लिखेंगे तो ये आपको बहुत मतलब लिखना पड़ेगा। और इनकी रचना कब हुई थी, वैदिक काल से लेकर मुस्लिम सल्तनत से पहले। ठीक, अब वेद कौन कौन से हैं, हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे कि वेद कौन कौन से हैं। वेद 4 हैं, ऋग्वेद सबसे पुराना माना जाता है, उसके बाद सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद। टोटल वेद कितने हैं हमारे, 4। याद रखिएगा, सबसे पुराना कौन सा है, ऋग्वेद है। अब आते हैं उपनिषद पर। वेदों का क्या होता था, गुरु शिष्यों को सुनाते थे। वेदों से राज्य की उत्पत्ति, राजा के कर्तव्य, सभा समिति, ये सब चीज़ें आती थी। ठीक, अब वैसे ही उपनिषद है, उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है, नोट कीजिएगा, उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है। और ये उपनिषद दर्शन एवं आध्यात्मिक ज्ञान से संबंधित है। आध्यात्मिक मतलब धर्म के अनुसार, इसमें भी ये सारी चीज़ें आती हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा पुराण। पुराण क्या होते हैं, पुराण का मीन क्या है, पुराना। ठीक, इनकी संख्या कितनी है, 18 है। और ये सब यहाँ पर नाम दिए गए हैं, भागवत पुराण, गरुड़ पुराण, इनको याद रखिएगा। आप देखते हैं, हमने धर्मशास्त्र के बाद हम पढ़ेंगे राजधर्म, एक शासक का कर्तव्य, यानी एक शासक कैसा होना चाहिए। राजधर्म ये सुनिश्चित करने, कानून और व्यवस्था को बनाए रखने, लोगों के कल्याण की सेवा करने के लिए एक शासक की नैतिक जिम्मेदारियों का प्रतीक है। इसमें भी सेम वही बात बोली है कि एक राजा की नैतिक जिम्मेदारियां क्या होती हैं, वह न्याय दिलाए, कानून बनाए, व्यवस्था को बनाए रखे और लोगों के कल्याण के लिए काम करे। ठीक, और ये क्या बोला गया कि ये कोई कानूनी कर्तव्य नहीं है, एक नैतिक कर्तव्य है। ये देखिए, न्याय और निष्पक्षता। निष्पक्षता का मीन किसी के साथ भी कुछ मतलब दो पार्टियां, दोनों के साथ निष्पक्ष न्याय हो, किसी के साथ एक पक्ष की तरफ न्याय नहीं जाना चाहिए। नागरिकों के साथ समान व्यवहार किया जाए, न्याय निष्पक्ष रूप से किया जाए। ठीक, कमजोरों की सुरक्षा की जाए, एक सेकेंड, जो भी कमजोर लोग हैं उनकी सुरक्षा की जाए। राजधर्म इसी बात पर जोर देता है कि शासकों को कमजोरों, गरीबों और शोषितों को शोषण से बचाना चाहिए। अभी आगे हम मत्स्य न्याय पढ़ेंगे, तब आप देखेंगे। बुद्धि और करुणा, बुद्धि से शासन करना चाहिए, जैसे महाभारत में आदर्श राजा के चित्रण में दिखाया गया है। ठीक, यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैंने डाल दिया है, अशोक के शिलालेख, इसको आप रीड कर लीजिएगा। फोर्थ पॉइंट है हमारा भारतीय राजनीति में नैतिकता, नैतिक ढांचा, धर्म, ये सब यही दिया गया है। आप इसको याद मतलब
अपने नोट बनाएंगे तो आप इसको कर लीजिएगा। इसमें भी यही बोला गया है कि शासक और नागरिकों को आम भलाई के लिए न्यायपूर्ण तरीके से कार्य करने का मार्गदर्शन है। और इसकी जो अवधारणाएं हैं, धर्म है, कर्म है, अहिंसा है। ठीक, तो ये अहिंसा हमें कहाँ देखने को मिलती है? गांधी जी ने भी अहिंसा की बात की है, तो 20वीं सदी में भी हमने इसे अपनाया है। सत्याग्रह। अब देखते हैं, हम पढ़ते हैं मत्स्य न्याय। उसको आप ये सब जो मैंने ऐड कर दिया, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी इसलिए आप इसको खुद से रीड कर लीजिएगा। अब देखिए मत्स्य न्याय। मत्स्य न्याय का मतलब क्या है? मैं ये पिक लेकर आई हूँ। इस पिक में देखिए, ये एक मछली है और ये छोटी मछली को खाने की कोशिश कर रही है, और ये छोटी मछली इस छोटी मछली को खाने की कोशिश कर रही है। मत्स्य न्याय से क्या मतलब है कि एक पावरफुल व्यक्ति, कोई पावरफुल व्यक्ति है और वो अपने से नीचे वाले का शोषण करता है, और ये शोषित व्यक्ति अपने से नीचे वाले का शोषण करता है। तो यही मत्स्य न्याय का मतलब है कि एक बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है और वो छोटी मछली अपने से छोटी मछली को खाती है। ठीक, देखिए इसकी बातें कुछ हैं, वो ध्यान में रखिएगा। इसका मतलब यही है कि एक अव्यवस्था का माहौल होता है जहां ताकतवर व्यक्ति कमजोर पर हावी हो जाता है। सिंपल सी बात है, आप अपनी पर्सनल लाइफ में भी देखते हैं कि जो ताकतवर होता है वो कमजोर पर ही हावी होता है। प्राचीन भारतीय मनुष्यों के मुताबिक भी शुरुआती समाज में अराजकता थी, यानी कोई व्यवस्था नहीं थी, कोई कानून नहीं था। प्रजा के बीच हमेशा युद्ध की स्थिति रहती थी। इसलिए क्या होता था? न्याय मत्स्य की स्थिति थी कि बड़ा छोटे पर कंट्रोल किए हुए है, यानी कि उसका शोषण किए हुए है। अब एक जो फैक्ट है इसमें, मनुस्मृति के 7वें अध्याय में, अगर आपका ऑप्शनल पेपर होता तो आप याद रखिएगा कि पूछ लेते हैं कि कौन से अध्याय में दंड की व्यवस्था बताई गई है। तो 7वें अध्याय में मनु ने क्या बताया है? दंड की जरूरत बताई है। जैसे ऊपर मैंने बताया कि कौटिल्य ने भी दंड की बात की है। अगर राजा आलसी है तो उसे दंडित करने योग्य लोगों पर दंड का इस्तेमाल नहीं करता, और ताकतवर लोग कमजोर को मछलियों की तरह सूल पर पकाकर खा लेंगे। क्या बोला है इन्होंने? याद रखिएगा कौन से चैप्टर में बोला है? 7वें। कौटिल्य का भी यही कहना था कि अगर दंड नहीं लगाया जाता तो मत्स्य न्याय का नियम लागू हो जाता। जबकि अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो मत्स्य न्याय हमें बहुत जगह देखने को भी मिलता है। ठीक, इसका एग्जाम्पल यही है, जैसे बड़ी मछली छोटी मछलियों को खा जाती है। ये तो आप समझ गए होंगे। अब इसमें देख लीजिए, मैंने ग्रंथ डाल दिए हैं, महाभारत और अर्थशास्त्र। ये सिर्फ इसलिए डाले हैं ताकि आप इसको अच्छे से याद रख लें। 6 पॉइंट है हमारा, राजधर्म बनाम मत्स्य न्याय। राजधर्म में हमने क्या बात की थी? राजा को धर्म के अकॉर्डिंग काम करना चाहिए, सबका ख्याल रखना चाहिए, वेलफेयर के लिए काम करना चाहिए। और मत्स्य न्याय में कहते हैं कि मतलब बड़े पावरफुल व्यक्ति को छोटे का मतलब शोषण नहीं करना चाहिए। तो इसमें यही बोला है कि राजधर्म न्यायपूर्ण शासन के माध्यम से समाज के कल्याण को सुनिश्चित करता है। मत्स्य न्याय राजधर्म की उपेक्षा के परिणामों को दर्शाता है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक, अब इन दोनों में हम तुलना करते हैं कि इन दोनों में क्या तुलना की जा सकती है। देखिए, राजधर्म जो है शासक का नैतिक कर्तव्य है, वह कमजोर लोगों की रक्षा करता है और न्याय को बढ़ावा देता है। लेकिन मत्स्य न्याय जो है वो अराजकता और शोषण की स्थिति जो तब उत्पन्न होती है जब शासक राजधर्म के अनुसार कार्य करने में विफल हो जाता है। कोई राजा है और वो अपने धर्म के अपनी नैतिकता के अकॉर्डिंग वहाँ पर काम नहीं करता है, न्याय नहीं दिलाता है, लोगों के वेलफेयर के लिए काम नहीं करता है, वहाँ का जो भी व्यवस्था है वो एक तरीके से बिखरी हुई है, तो वो वहाँ पर क्या हो जाता है? एक मत्स्य न्याय का लागू हो जाता है। मत्स्य न्याय मतलब पावरफुल व्यक्ति जो उससे नीचे वाले होते हैं उनका शोषण करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, ये देखिए यहाँ पर अशोक के शासनकाल का मैंने डाल दिया, आप इसको रीड कर लीजिएगा, अपने नोट में नोट डाउन कर लीजिएगा। मुगल साम्राज्य अकबर का डाल दिया है। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है ये हमारा कि आधुनिक शासन पर भारतीय राजनीतिक विचार का क्या प्रभाव रहा है, मतलब प्राचीन प्रभाव का। आधुनिक शासन मतलब मॉडर्न गवर्नमेंट, ठीक, यानी कि आज के ज़माने की गवर्नमेंट। भारतीय प्राचीन परंपरा का प्रभाव को समझने के लिए हमें भारतीय समाज को समझना होगा, भारतीय संस्कृति को समझना होगा, प्राचीन राजनीतिक व्यवस्था की मुख्य विशेषताओं का अध्ययन करना होगा। ठीक, कि हमारी समाज कैसा है, हमारी संस्कृति कैसी है, हमारी राजनीतिक व्यवस्था कैसी है, राजनीतिक परंपरा में धर्म और नैतिकता तथा सामाजिक न्याय, ये सब इनका क्या रोल प्ले किया है। ठीक, अब इसको मैं स्टार्टिंग से हम यही पढ़ रहे हैं, अब इसको मैं सिर्फ सिंपल वे में समझाऊंगी आपको। धार्मिक और नैतिक मूल्य का प्रभाव। प्राचीन राजनीतिक व्यवस्था में क्या था? धर्म और नैतिकता महत्वपूर्ण थी। राजधर्म का सिद्धांत क्या था? राजा को न्यायपूर्ण और नैतिक शासन बनाना था। लेकिन आधुनिक में क्या है? हमारा संविधान आ गया। संविधान में हमारी धर्मनिरपेक्षता की झलक देखने को मिलती है, आपने देखा ही होगा। और यहीं पर हमारे न्याय की भी बात की गई है। ठीक, पहले संविधान नहीं था, राजा अपने धर्म के अकॉर्डिंग शासन करता था लेकिन नैतिकता का पालन करते हुए, लेकिन अब हमारे पास संविधान है। लोकतंत्र यानी कि सबको बोलने का मौका दिया जाता है। प्राचीन काल में क्या होता था? सभा होती थी और समिति होती थी जो जन सामान्य की सहभागिता का प्रतीक। जन सामान्य मतलब सभी लोग वहाँ पर भाग लेते थे। लेकिन आज के टाइम में क्या है? पंचायती राज प्रणाली आ गई है, संसद आ गई है। ये सब उन्हीं परंपराओं का थोड़ा सा मतलब मॉडिफाई करके है वही, लेकिन इसको मॉडर्न हम कह सकते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा सामाजिक न्याय का सिद्धांत। भारतीय परंपरा में सभी वर्गों के लिए क्या था? न्याय सुनिश्चित करने की बात की गई थी। वसुधैव कुटुंब की बात की गई थी। वसुधैव कुटुंब अभी भी हमारे यहाँ पर है।
अब संविधान में क्या हो गया, अनुसूचित जातियों, जनजातियों, पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण जैसे प्रावधान, ये सब देखने को मिलते हैं। अब गांधीवादी सिद्धांत देखिए, ये सत्य अहिंसा जैसे सिद्धांतों को आधुनिक राजनीति में लागू किया गया है। ठीक, 5th पॉइंट है हमारा आध्यात्मिक और सहिष्णुता। भारतीय परंपरा ने सहिष्णुता, विविधता और बहुलवाद को महत्व दिया है। आधुनिक भारत में भी ये लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता की नींव है, याद रखिएगा। कानूनी, मौर्य और गुप्त काल में जो प्रशासन था वो कानून व्यवस्था का निर्माण किया गया था। आज भी भारतीय न्यायिक तंत्र इन्हीं परंपराओं का आधुनिक स्वरूप है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। थैंक यू। सिंपल वे में आपने क्या समझा कि राजा को कैसा, प्राचीन समय में जो राजनीतिक व्यवस्था थी वो कैसी थी परंपरा। राजा धर्म के अकॉर्डिंग काम करता था, नैतिकता को, कर्तव्यों का ख्याल रखता था। आई होप आपको क्लियर हुई होगी। अगर आपको जो भी पॉइंट क्लियर नहीं हुआ है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और जो भी समझ नहीं आया है उसको आप पूछ सकते हैं ग्रुप में, और PDF भी मैं आपको ये बहुत जल्द प्रोवाइड करा दूंगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।